Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। अ वार्म वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग NFL 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये स्पेसिफिकली HR जो कि लेबर वेलफेयर डोमेन के लिए है, और NFL का जो एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, इसका अगर पैटर्न देखेंगे तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं एंड द लास्ट 100 questions are from our domain HR and labor welfare. So we will be solving from question number 51 today. बाकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे चैनल पे। सो आई एम स्विचिंग टू HR सब्जेक्ट। Yes, so we will be solving from question number 51, right? चलिए, I will zoom out. I hope my voice is audible perfectly and this PDF is visible as well. Okay? Yes, I hope everything is fine. तो चलिए question number 51 से शुरू करते हैं. I will zoom out once more. Yeah, sure. So I'm planning to solve 50 questions today. So just be with me. So yes, question number 51. Dash is used to store aggregated and historical data in a homogeneous database. ठीक है, तो एक homogeneous database की बात हो रही है जिसमें डेटा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है हिस्टोरिकल डेटा को इन एग्रीगेटेड फॉर्म। तो स्टोरिंग का काम एक होमोजीनियस डेटाबेस में किस में होगा? कलेक्शन टूल, वेयरहाउस या माइनिंग। ऑब्वियस है वेयरहाउस में होगा। डेटा माइनिंग में क्या करते हैं? डेटा माइनिंग में ये जो वेयरहाउस में जो डेटा होता है उससे माइन करके उसे उसमें कुछ एनालिटिकल जजमेंट करके उसमें फॉर्मूलाज एंड अदर्स यूज करके हम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो डेटा माइनिंग इज एक्सट्रैक्टिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा वेयरहाउस और डेटा कलेक्शन डेटा टूल तो आपको पता ही है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, आज के सेशन का हमारा मोटिव ये होगा कि NFL में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आप समझिए, आपका प्रिपरेशन उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 12 to 15 days and then what you have to do कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मुझे जो फील हुआ है वो मुझे लगता है कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हर टर्म का मीनिंग, हर टर्म का डेफिनेशन, ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो विद दिस थॉट विल प्रोसीड टुडे। 52 विच टू एस्पेक्ट इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ब्लेंड ऑफ। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारे के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी क्लासरूम क्वेश्चंस ही हैं। तो अगर हमारा MCQ सेशन, अगर पर्टिकुलरली मेरा MCQ सेशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। विच टू एस्पेक्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अ ब्लेंड ऑफ, ये मैंने क्लास में करवाया है। फंक्शनल एंड प्रोडक्ट या फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट भी आता है, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट दोनों ही आएगा, दोनों में ही मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसे बताया गया है डायग्राम के साथ। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट, है ना। फंक्शनल और प्रोडक्ट, जिसमें कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में यू हैव टू बॉसेस। फॉर दैट टाइम यू आर हैंडलिंग दी प्रोडक्ट पार्ट। फंक्शनल तो आप हमेशा ही हैंडल करते हो। फॉर द टाइम बिंग यू आर हैंडलिंग द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट पार्ट, यू विल बी हैविंग टू बॉसेस। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है और यहाँ पे डुअलिटी ऑफ कमांड आती है बिकॉज यू आर हैविंग टू बॉसेस। विच are the question number 53, which are the factors that influence the development of workforce planning function? देखिए, कई बार आपको वर्कफोर्स दिखेगा, कई बार आपको मैन पावर प्लानिंग दिखेगा, तो मोर और लेस बोथ आर सेम। कहीं कहीं थोड़ा अलग यूज होता है बट कोई दिक्कत नहीं है। मैन पावर प्लानिंग यूजुअली थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 6 महीने 1 साल के लिए होता है। वर्कफोर्स प्लानिंग का जो विजन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 2-3 साल के लिए भी हो सकता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग। अब अगर वर्कफोर्स प्लानिंग का डेवलपमेंट करो, वर्कफोर्स प्लानिंग मतलब दैट इज मैन पावर प्लानिंग, दैट इज मेकिंग अवेलेबल द राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, है ना। तो वो आउटसोर्सिंग एंड करियर पर डिपेंड नहीं करेगा, मल्टी स्किलिंग पे भी कोई डिपेंड नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का हमारा साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज उतना ही रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट ओपन होने वाले हैं, कौन कौन सा आउटलेट ओपन करने वाले हैं, कहाँ का एक्सपेंशन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कफोर्स की प्लानिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, कितने लोगों को प्रमोट करना है, कितने डिमोट होंगे, कितने रिजाइन कर सकते हैं, कितने लोगों को हमें रिप्लेस करना है, तो इन सब पे डिपेंड करता है हमारा वर्कफोर्स प्लानिंग। ये सक्सेशन एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग पे तो बिल्कुल भी नहीं, मल्टी स्किलिंग पे भी बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये सब चीजें नहीं होगी, हमारा आंसर पॉइंट नंबर 2 होगा, है ना। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54।
According to Trade Union Act 1926, the trade union can be defined as a combination formed primarily for the purpose of regulating. देखिए हर चीज की डेफिनेशन बिल्कुल स्टिक टू बेसिक्स है ना, स्टिक टू बेसिक्स ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन पेपर से मिल रहा है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जब आप पढ़ेंगे या फिर हमारे जो भी नोट्स है अगर वहां से पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर से पढ़ेंगे, तो ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H में ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन दिया हुआ है विच टेल्स दैट ट्रेड यूनियन मतलब एनी कॉम्बिनेशन, या तो टेम्पररी या तो परमानेंट, या तो टेम्पररी या तो परमानेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन है ना, वर्कमैन, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन हो बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, और या फिर मतलब एम्प्लॉयर्स वर्कमैन ये सब के बीच का जो रिलेशनशिप मेंटेन हो उसके लिए ट्रेड यूनियन बनता है। और ये ट्रेड यूनियन का जो सेक्शन 2H में डेफिनेशन है, तो रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उसमें करेक्टली बिल्कुल लिखा हुआ है ना, कि रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इसमें टेम्पररी या परमानेंट यूनियन ऑफ सम यूनियन ऑफ वर्कर्स होता है, दैट इज व्हाट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, सेक्शन 2H में। तो ये सिंपल है। एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजमेंट बिल्कुल बनी, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट, तो आप देख के भी आप जो है ना वो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, क्वेश्चन नंबर 55। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ना, प्रोवाइड्स पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ सिकनेस और इंजरी में आपको एक प्रोवाइड्स पेमेंट टू यू, और इसके बदले में आप हर मंथ इसका प्रीमियम पे करते हो, है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 56, विच स्टेटमेंट डिफाइंस इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना, बेसिक्स पे जाना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेफिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच का जो रिलेशनशिप है वो, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन। एम्प्लॉयज एंड टीम नहीं होगा, कस्टमर्स की बात नहीं आती, HRM की भी बात नहीं आती। इट इज वेरी इजी एंड वेरी इजीली एलिमिनेटेबल ऑल्सो, आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर्स के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है। ट्रेड यूनियंस भी बीच में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, तो इन सबके बीच में रिलेशनशिप हार्मोनियस होना चाहिए। दैट वी हैव टू इंश्योर with ensure in the industrial relation chapter, that how the relationship can be harmonious. Okay, so point number B answer होगा। Question number 57, the fundamental rights and directive principle of state policy and constitution of India act as the basis for, the fundamental rights and the directive principles of state policy in constitution of India acts as the basis for dash in the country. Okay, so unit 7 के हमारे lectures हैं जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs की बात करते हैं। वहां पे मैंने आपको DPSPs ऑलमोस्ट रटवा दिया है सारा, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी। तो DPSPs जो है ना, सेक्शन आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, आर्टिकल 43A WPM, है ना, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, ये सारा किन सबसे रिलेटेड है? आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये सारी चीजें इशारा करती हैं हमारे लेबर फोर्स की तरफ, है ना। तो ये दोनों को ध्यान में रखा गया है और इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे लेबर फोर्स जो है वो सिक्योर्ड रहे, उनका एक लाइवलीहुड सिक्योर्ड रहे, उनका एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन एक प्रॉपर वे में मेंटेन रहे। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेबर पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। The theories of Taylor and Fayol are similar to each other. Which of the following statement is false? टेलर और फायल किस तरह से सिमिलर है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है वो देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरीज आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दोनों के जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल फैक्ट्री को इमेजिन करते हुए और प्रैक्टिकल फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उसके हिसाब से सारे प्रिंसिपल्स हैं दोनों के। बोथ द थ्योरीज आर बेसिस टू स्टडी द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। बोथ ऑफ देम हैव फाउंड वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। टेलर का साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच है और फायल का हमारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाला अप्रोच है। दे व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज डिपेंडेंट यूनिट्स, नो, डिपेंडेंट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन
कहीं भी इनफैक्ट किसी भी थ्योरी में नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा एक यूनिट को दूसरे यूनिट पर, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बिखर जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर और वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट यूनिट नहीं हो सकता। और टेलर और फायल ऑब्वियसली इसी चीज को सेंटर में रख करके ही अपने प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किए हैं। Okay, so this is obviously false. When you read it, you feel some discomfort that how it can be independent. That cannot be dependent. And next, which of the following indicates the process of perception? Unit 4 OB का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं ना, वो मोस्टली यूनिट 1, 2, 3, 4 से पूछे गए हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 और बाद में फिर लेबर लेजिस्लेशन भी हैं। तो 1, 2, 3, 4 यूनिट आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 1, 2, 3, 4 आई एम रेफरिंग टू। यूनिट 1 इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 2 HRM, 3 HRD एंड 4th वन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। तो परसेप्शन में क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन? तो परसेप्शन इज व्हाट, कि आपके सेंस ऑर्गन जो भी डेटा रिसीव करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस डेटा को आपका माइंड किस तरीके से परसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि एक यू आर स्लीपिंग, एक साउंड है अलार्म का, तो आपके कानों ने सुना वो अलार्म बजा, ठीक है, बट योर माइंड इज गिविंग अ सिग्नल दैट कि आपने अलार्म सेट किया था, यू हैव टू वेक अप एट दिस टाइम फॉर सच एंड सच वर्क। तो हाउ योर माइंड इज परसीविंग दैट साउंड, ओके दिस इज द अलार्म व्हिच आई हैड सेट एंड आई हैव टू वेक अप। तो परसेप्शन इज receiving the signal, selecting the signal, organizing and interpreting. परसेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट पार्ट होता है इंटरप्रेट। आपका माइंड इंटरप्रेट किया कि वो जो साउंड माइंड आपके कानों ने रिसीव किया वो क्या था, वो एक्चुअली अलार्म था जो कि आपने किसी पर्पस के लिए सेट किया था। तो योर माइंड हैज इंटरप्रेटेड व्हाट इट इज रिसीविंग, दैट इज व्हाट इज परसेप्शन, है ना। तो जो भी डेटा सेंस ऑर्गन रिसीव करता है उसको इंटरप्रेट करने का काम परसेप्शन का होता है। Which of the following statement explains the pluralist theory of industrial relation? Pluralist theory का simple meaning क्या होता है? That means कि people are different, people are plural, मतलब हर इंसान different है, हर इंसान डिफरेंट है और हर इंसान का अप्रोच थिंकिंग अलग अलग हो सकता है। दैट टू एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग एज वेल। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सबका कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है ना। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगा? स्टेबिलिटी तब आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई। प्लूरलिस्ट अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट तो बताते हैं क्योंकि सब सारे अलग अलग लोग हैं। कॉन्फ्लिक्ट को हम पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को एक हार्मोनियस वे में सॉल्व करके पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, तब ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ही मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट आता है और इन्हीं दोनों के बीच में ही प्लूरलिस्ट अप्रोच सबसे ज्यादा देखा जाता है। मेड अप ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इट कंसिडर वर्क एंड वर्किंग कंडीशन। नहीं, वर्क एंड वर्किंग कंडीशन मतलब हो सकता है, लेकिन मेन ये नहीं है। मेन ये बताया जाता है इसमें कि अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो वर्कर्स अपने डिमांड को बताने के लिए किसको करते हैं? तो स्टेबिलिटी, प्लूरलिस्ट थ्योरी में स्टेबिलिटी कैसे आती है? स्टेबिलिटी आती है कि जब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, आपस में डील करते हैं, क्योंकि वर्कर्स का जो भी डिमांड है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? ट्रेड यूनियन। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में सेटलमेंट चाहिए, इन दोनों के बीच में प्लूरलिस्ट थ्योरी अप्लाई होती है। इन दोनों को जो डिफरेंसेस उसको पॉजिटिवली सॉल्व करके चैनलाइज करना है। सो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द ट्रेंड अफेक्टिंग द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स? एआई का जमाना है ना। तो अभी भी देखिए साइज और कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स इवन इन स्मॉल मीडियम एंड स्केल एंड स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, कैसी भी जॉब हो, हर जगह अब जो जॉब सेक्टर है वहां पे कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एआई, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड है वो अफेक्ट करता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स को। तो किस किस के कारण होता है? स्किल एंड क्वालिफिकेशन गैप, चेंजिंग करियर पैटर्न एंड एक्सपेक्टेशन, हायर कॉस्ट फॉर स्कार्स स्किल्स। तो ये सारे ही हमारे फैक्टर्स साइज एंड कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। सारा कुछ है ना, सारा कुछ हमारा कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स को अफेक्ट करता है। कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन गैप आता है और लोगों का करियर पैटर्न और एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है, हायर कॉस्ट स्कार्स स्किल्स, तो ये सारा कुछ आपका जो वर्कफोर्स का कंपोजिशन है उसे अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62,
What do you mean by environmental information system? तो environmental information system obviously कोई ऐसा system होगा जो कि data को manage करेगा, data related to environment which is about the soil, water, air and species on the earth. Simple है. Question number 63. Which of the following HR challenges has to be faced by Indian companies? Indian companies को कौन कौन सा HR challenges अभी या फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है? ठीक है. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कमिटेड पीपल, ये भी हमेशा के ही दिक्कत है. फाइंडिंग द राइट पीपल, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट हैज टू बी फेस्ड भी है, इट इज बीइंग फेस्ड, इट वाज बीइंग फेस्ड, मतलब ये मेन प्रॉब्लम है इंडियन कंपनीज की. और इसी के लिए एचआरए में एचआरडी किया जाता है ताकि हम एम्प्लॉय को रिटेन कर सकें, करेक्ट लोगों को फाइंड कर सके. यही हमारा एचआर मैनेजर ड्यूटी होती है कि हम वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कफोर्स प्लानिंग कितने अच्छे से करें और लोगों को कमिटेड, satisfied कैसे रख सके, so that they do not they leave the propensity to resign from the organization. So all these things we have to take care as an HR manager. हमारा तो all of these हमारा आंसर हो जाएगा. Question number 64. Which of the following is an example for legally mandated plans under employee benefit plan? तो एम्प्लॉय का बेनिफिट अगर करना है तो उसमें से कौन कौन से प्लान लीगली मैंडेटेड है? तो सोशल सिक्योरिटी एंड अदर गवर्नमेंट प्लान, सोशल सिक्योरिटी पीएफ हो गया और फिर पेंशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कितने सारे स्कीम्स हो गए, तो ये सारा ही हमारा लीगली मैंडेटेड प्लान है ना. तो ये सब वेकेशन टाइम, लॉन्ग टर्म केयर, एजुकेशन असिस्टेंस, ये सारा लीगली मैंडेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये ऑप्शन देख के लग रहा है कि पूरा लीगली मैंडेटेड 100% तो यही. 65. Which of the following statement is true considering organization culture? Organization culture, इनफैक्ट हमारे लास्ट लेक्चर में ही हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको डिफरेंस बताया था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में. होप यू रिमेंबर दोज यू हैव अटेंडेड. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या है? सब कल्चर्स आर यूजुअली डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, कल्चर कहीं भी डिवाइड नहीं होता है. कल्चर कैन नॉट बी डिवाइडेड. कल्चर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज डीप एंड स्टेबल एंड इट इज सेम फॉर एवरीवन. Organization should always change the culture to fit the strategy. No, not at all. Organization culture कभी भी change नहीं होता है. Culture is defined by the mission and purpose and vision of organization. Culture किसी भी organization की value होती है जो कि कभी भी change नहीं होगी जब तक ये organization है. The rational culture has a large number of professional rules. ऐसा कुछ नहीं है, कोई rational culture का logic नहीं होता. Strong culture result in higher level of commitment and effort. है ना, culture ही वो चीज होती है जो employees को organization से जोड़े रखती है. और employee किसी भी organization में किस तरीके से behave करेगा उसको define करता है culture. तो strong culture result in higher level of commitment and effort. Absolutely true. Question number 66. I will zoom out and adjust the page. Yes. Which are the types of business environment? तो देखिए, एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे तो आंसर आपके माइंड में आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कुछ कॉमन सेंस से आपको यूज करने हैं. एक कॉमन एचआर एप्टीट्यूड जो आप एचआर पढ़ते हुए डेवलप करते हो, उससे भी कई सारे क्वेश्चंस है लाइक दिस. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो सकता है, कई लोग आप लोग आंसर करो, बट ये जो एनएफएल है ये, बट मोस्टली जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखना है कि इस एक पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो वहां पे फैक्ट्रीज होती हैं, है ना. तो फैक्ट्रीज होती है, तो फैक्ट्रीज तो इंटरनल तो होगा ही, फैक्ट्री में आपको ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एनएफएल या एनी अदर पीएसयू, है ना. तो इंटरनल क्या होता है? इंटरनल हो गया कंपनी का इंटरनल पॉलिसी हो गया, कंपनी का रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गया, कंपनी का इंटरनल बहुत सारा रिक्वायरमेंट हो गया, ग्रीवियंस पॉलिसी, ग्रीवियंस कैसे मैनेज करना है, और फिर कस्टमर कंप्लेन हो गया, क्लाइंट से कैसे डील करना है, वो सारे इंटरनल है. एक्सटर्नल में पेस्टल एनालिसिस हो जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. और ऑपरेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? जो फैक्ट्री में इनफैक्ट होता है, शॉप फ्लोर में होता है ना. तो शॉप फ्लोर और फैक्ट्री में जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जो हम स्टैंडर्डाइजेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम काइजन और कैनबन अप्लाई करते हैं, 5S अप्लाई करते हैं, वो सारा ऑपरेशनल एनवायरमेंट हो जाता है. तो कीपिंग इन माइंड इंडस्ट्री, कीपिंग इन माइंड यानी पीएसयू और फैक्ट्री, तो 3 तरह के बिजनेस एनवायरमेंट हमें देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 67. As per the Buildings and Other Construction Work 1996, where any building worker is required to work on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, he shall be entitled to wages that are.
है ना। तो बी और CW एक्ट 1996, सिंपल सा ही क्वेश्चन आया है। लेबर लेजिस्लेशन से देखेंगे तो काफी सिंपल से क्वेश्चंस है। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ आवर्स जितने भी हैं 8 या 9 आवर्स, उससे ज़्यादा अगर आप वर्क कर रहे हो तो ट्वाइस आपको वेजेस मिलेंगे। जो भी ऑर्डिनरी रेट का वेजेस है उस रेट के ट्वाइस में आपको वेजेस मिलेंगे। तो 67 का आंसर हो जाएगा लास्ट वन, पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, डैश एक्सप्लोर्स द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्कर्स एंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एरिक ट्रस्ट। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो है सोशियो टेक्निकल थ्योरी। देखिए, ये एक थ्योरी है जो कि एरिक ट्रस्ट ने डेवलप की है, और यहाँ पे एरिक ट्रस्ट बताते हैं कि डिजाइन और परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का बहुत बेटर समझा जा सकता है अगर सोशल और टेक्निकल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ले लिए जाए और उसे एक इंटरडिपेंडेंट पार्ट की तरह कंसिडर किया जाए। सोशल और टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग साथ में कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर साथ में कंसिडर करेंगे और एक इंटरडिपेंडेंट पार्ट की तरह कंसिडर करेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन और परफॉर्मेंस को बेटर समझ सकते हैं। ये एरिक ट्रस्ट ने बताया था अपनी सोशियो टेक्निकल थ्योरी में। ओके, और उसके बाद फिर इसमें फ्रेड एमरी और मैरी पार्कर फॉलेट ने भी इस पे फिर कमेंट दिए थे। फ्रेड एमरी ने भी इस आइडिया को फिर सिंप्लीफाई किया था कि म्यूचुअल बेनिफिट्स मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो सोशल और टेक्निकल एलिमेंट को इंटरसेक्ट करके साथ में लेकर के चले। तो ये सारा सोशियो टेक्निकल थ्योरी में ये सारी चीजें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर कैटेगरीज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो लेबर लेजिस्लेशन में वेलफेयर लेजिस्लेशन है, सोशल लेजिस्लेशन है, जैसे कि पीएफ एक्ट है, और पीएफ एक्ट हो गया, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ये सारा कुछ। रेगुलेटर लेजिस्लेशन है, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया। एनवायरमेंट लेजिस्लेशन कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किन किन चीजों से नहीं हो सकता है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा एआई से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी, अभी है पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन। चेंजिंग नेचर ऑफ डेटा, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, ऑब्वियसली इन सबसे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। नन ऑफ दीज विल बी आवर आंसर। सेलिक पर्लमैन की थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन को क्या क्या बोला जाता है। जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी, ब्रेड एंड बटर ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में भी सेलिक पर्लमैन ने बताया था। सेलिक पर्लमैन ने क्या बताया था कि जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी की मैनुअल वर्कर्स जो है वो मैनुअल वर्कर्स कॉन्शियस हो रहे हैं दैट मे बी उनके लिए जॉब ना हो, तो ये जो एक लैक ऑफ जॉब की फीलिंग है वो उन सारे फेलो वर्कर्स को रीयूनाइट कर रही है। ये है सेलिक पर्लमैन का थ्योरी कि जो वर्कर है वो पेसिमिस्ट होता जा रहा है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए काफी ज्यादा स्कैर्स है, तो ऑल द फेलो मैनुअलिस्ट आर यूनाइटिंग टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, है ना। यही था सेलिक पर्लमैन का थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्लीज रीड दिस एक्ट एज वेल। तो उसमें अग्रीव्ड वुमेन का डेफिनेशन क्या है। तो आप जैसे ही एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन सारे सेक्शन 2 में होते हैं, तो सेक्शन 2A में आपको डेफिनेशन मिलेगा अग्रीव्ड वुमेन का। तो उसमें ये बताया गया है, पहला पॉइंट तो यही है। इनफैक्ट द एक्ट स्टार्ट्स विद दिस स्टेटमेंट ओनली कि in relation to a workplace, a woman of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, A का पॉइंट 1 ये है, A का पॉइंट 2 ये है कि in relation to a dwelling place or house, है ना, in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house, ना, अगर किसी घर में भी किसी विमेन को एम्प्लॉय किया गया है एंड सी और उसके साथ अगर कुछ मिसकंडक्ट हुआ है तो वो भी अग्रीव्ड वुमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड और वर्क प्लेस वाला ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो मैंने एक और स्टेटमेंट अभी बताया कि ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अ वुमन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, तो वो हो जाएगा। एंड तो पॉइंट नंबर ये will be our answer. Question number 73. Dash is a result of compulsive nodal organizational personality.
तो ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी किस कल्चर में कैसी है? कंपल्सिव नोडल पर्सनालिटी है। कंपल्सिव नोडल मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट है, चीजों में कंपल्सन है ना। तो अध्यरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा हो सकता है, एंड डेडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो ये सब किस में होता है? ये सारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में होता है। तो कंपल्सिव नोडल वर्ड कैन गाइड यू टू ब्यूरोक्रेटिक कल्चर इफ यू क्लियरली नो द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। तो टर्म्स एंड कंडीशंस के मीनिंग, सॉरी मतलब जितने भी टर्म्स है हमारे सिलेबस में, वो सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और टर्म्स लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 74, विच आर द फेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया? तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है ना, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था अराउंड 1890। लोग यूनाइट होना शुरू किए थे उस समय। एनएम लोखंडे जी आए थे और उन्होंने इनफैक्ट एक पहला ट्रेड यूनियन फॉर्म किया था। तो इस समय लोग ट्रेड यूनियन को एक फॉर्मली स्ट्रक्चर करना नहीं जानते थे। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 आया 1918 में। तो वर्ल्ड वार 1 के समय फिर आईएलओ भी हमारा फॉर्म हुआ 1919 में, और मद्रास लेबर यूनियन आया। तो इस समय लोग पहचान गए 1918 अराउंड उस समय कि एक फॉर्मल ट्रेड यूनियन कैसे बनाया जाता है। और लोग काफी समय मिलिटेंट भी थे, लोगों में काफी ज्यादा फाइटिंग एटीट्यूड भी आ गया था। इस टाइम तो लोग अनअवेयर थे, उनको नहीं पता था ट्रेड यूनियन क्या होता है, फिर भी वो यूनाइट करना धीरे धीरे सीख रहे थे। पर इस समय तक लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए थे, और फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ फर्दर उनको बूस्ट किया, हेल्प किया। और फिर ट्रेड यूनियन एक्ट भी बनी 1924 में। तो एक फेज हमें इसके बाद का मिलता है जिस समय लोग अवेयर होकर ट्रेड यूनियन फॉर्म करना सीख गए, है ना। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर में ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई, जिनका एक डिमांड था, जैसे कि एचएमएस हो गया, जिनका मतलब वेल थॉट ऑफ डिमांड था, जैसे कि एचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया। ये सारे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं। आईएनटीयूसी हो गया। तो मेरे ख्याल से तो प्री वर्ल्ड वार 1, पोस्ट वर्ल्ड वार 1 और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हो सकता था, बट करेक्ट आंसर हमारा पोस्ट वर्ल्ड वार 1 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। तो मे बी इट इज कंसिडरिंग फेजेस में 3 फेज कह सकते थे। मे बी पोस्ट वर्ल्ड वार 1 और पोस्ट इंडिपेंडेंस का बीच का फेज यहाँ कंसिडर हो रहा है, और इसके पहले का फेज कैसा कंसिडर हो रहा है। खैर थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बट आंसर ये दिया हुआ है। आई होप आप बस समझ जाए कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैसे कैसे इंडिया में प्रोग्रेस किया। दैट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है और बिल्कुल बेसिक्स पे है अगेन। तो ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू मेक प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है ना। प्रिवेंशन के लिए कुछ बॉडीज हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने बताई है, जैसे वर्क्स कमेटी हो गया, फिर सजेशन स्कीम्स हो गए, फिर जेएमसी हो गया। और सेटलमेंट के लिए हमारे पास आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलिएशन है, एडजुडिकेशन। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, वो तो खैर है ही। प्रिवेंट रिटेंचमेंट ले ऑफ और लॉकआउट के लिए नहीं बोला है, प्रिवेंट के लिए नहीं बोला है। इस एक्ट में बोला जाता है टू प्रोवाइड प्रोसीजर या टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर रिटेंचमेंट, ले ऑफ और लॉकआउट को कैसे करना है। रिटेंचमेंट, ले ऑफ और लॉकआउट लीगली कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, वो बताया है। प्रिवेंशन के लिए नहीं बोला है। टू प्रिवेंट स्ट्राइक एंड लॉकआउट, टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अगर वो रहता तो हमारा यहाँ पे आंसर होता। तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ही आ रहा है। सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पॉइंट 1 जो कि टू मेक प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट and provide a proper condition for retrenchment, layoff and lockout and to prevent illegal strike and lockout. ये सारे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following strategies is to followed by Indian companies to overcome the challenges? तो मेन जो प्रॉब्लम है वो है टैलेंट रिटेंशन पे फोकस करना, नॉलेज मैनेजमेंट पे फोकस करना। आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो, डेवलप करते हो ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% दे सके, एफिशिएंटली काम कर सके, अल्टीमेटली दे लीव। दैट इज अ वेरी बिग लॉस टू द इंडियन कंपनीज। तो उस पर ध्यान देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा है, एचआर का चैलेंज है। टैलेंट को एक्वायर तो कर लेते हैं, बट टैलेंट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम टैलेंट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज attracted by other companies. Question number 77, human resource management is concerned with
Human as a resource, obviously. Organization culture, yes. Values and norms, yes. All of the above. HRM इन सबसे डील करती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉर्मेटिव साइंस एज वेल. विच स्टेटमेंट जस्टिफाइज दिस? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट नॉर्मेटिव साइंस भी है. कौन सा स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करता है? तो देखिए, ओवरऑल दो तरह के साइंसेस होते हैं. एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है नॉर्मेटिव साइंस. तो नेचुरल साइंस आर ऑल दोज साइंस विच डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ नेचर आर कॉल्ड नेचुरल साइंस. जैसे बोटैनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे नेचुरल साइंस हो गए. नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? ऑल दोज साइंस विच जज थिंग्स अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड आर नॉर्मेटिव साइंस, है ना. कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, व्हाट शुड बी द केस. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी होना चाहिए, लोगों में एस्थेटिक होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल. तो एथिक्स शुड बी देयर इन एवरी प्रोसेस. तो क्या है? व्हाट शुड बी देयर, है ना. तो किसी भी इवेंट को जज करके अगर बताया जाता है व्हाट शुड बी देयर, तो वो एक नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है. तो ओबी डील्स विद व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंगेज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. On OB integrates all the variable affecting the organization. OB applies humanistic approach towards working. तो ये अप्रोच की बात नहीं हो रही, ऑल वेरिएबल की बात नहीं हो रही, कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से OB has to deal with some certain standard. तो OB deals with what is accepted by individual and society engaged in an organization. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड की बात आ रही है, तो इसलिए ये नॉर्मेटिव साइंस हो सकता है. 78 का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 79. अंडर आईडी एक्ट 1947 एवरेज पे मीन्स एवरेज ऑफ वेजेस पेएबल टू अ वर्कमैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, तो हमारा जो आईडी एक्ट है उसमें मैंने एवरेज पे की बात की हुई है उसके लेक्चर में. और सेक्शन 2AA, सेक्शन 2AA टॉक्स अबाउट एवरेज पे, टॉक्स अबाउट एवरेज पे. और एवरेज पे का मीनिंग अलग अलग है. अगर मंथली पेड वर्कमैन है तो एवरेज पे हो जाएगा लास्ट 3 मंथ्स. तो सॉरी, हाँ, तो मंथली पेड वर्कमैन है तो लास्ट 3 मंथ्स का जो भी सैलरी होगी वो हो जाएगी एवरेज पे. अगर वीकली पेड है तो 4 कंप्लीट वीक की सैलरी का एवरेज हो जाएगा एवरेज पे. और अगर डेली पेड वर्कमैन है तो 12 फुल वर्किंग डेज, 6 नहीं 12 फुल वर्किंग डेज होगा. अगर आप सेक्शन 2AA देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा. तो आपको यहाँ समझना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तो एटलीस्ट ये जितने भी डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 80. पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट कम अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन. लॉन्गर वर्किंग डे कभी भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन में नहीं आएगा. बाकी सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में भी आ रहा होगा आपको. फिर वर्कफोर्स प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद डैश वेयर मैन पावर प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद डैश. तो वर्कफोर्स प्लानिंग मैन पावर प्लानिंग से थोड़ा बिगर टर्म होता है. मैन पावर प्लानिंग 6 महीने या फिर 1 साल के लिए हो सकता है, जहाँ पे मैन पावर की डिमांड को हमें फुलफिल करना है. राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम हमें इंश्योर करना. वर्कफोर्स प्लानिंग वो लोग थोड़ा रिटेन्ड भी रहे 2-3 सालों के लिए, थोड़ा लॉन्गर लेंस में होता है कि कुछ सालों के लिए उन्हें रिटेन भी किया जा सके, उन्हें नर्चर कर सके और उन्हें कैसे डेवलप करना है ये उस पर भी डिपेंड करता है. तो वर्कफोर्स प्लानिंग इज मोर कंसर्न विथ मोटिवेटिंग पीपल और मैन पावर प्लानिंग हमारा न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फोरकास्टिंग से रिलेटेड होता है. बिल्कुल सही है हमारा पॉइंट नंबर ए. व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज selecting a course of action, yes. making choices to survive, making crucial decision, ये सारा ही हमारे स्ट्रेटेजी के डेफिनेशन में आएगा. ऑल ऑफ दिस होगा आंसर. बिल्कुल. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन? परसेप्शन के हमने डेफिनेशन देखा अभी कि परसेप्शन में आपके सेंस ऑर्गन आपको जो कुछ भी चीजें बता रहे हैं उसका मीनिंग फाइंड आउट करना, उसको इंटरप्रेट करना इज परसेप्शन. तो परसीवर इज देयर एंड द टारगेट सिचुएशन इज देयर. टारगेट सिचुएशन is in which situation you are, what your eyes can see, what your ears can hear and what the meaning you can derive from that. तो यहाँ पे परसीवर है और टारगेट सिचुएशन हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84. द बुक्स रिटन बाय द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसे बाइबल्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म कहा जाता है. अराउंड 1897 और 1900 सेंचुरी में ये सारी क्लोज टू 1900 सेंचुरी में ये सारी बुक्स लिखी गई थी बाय सिडनी एंड वुडबट्रिस वेब. वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. 85. TQM stands for very easy question, total quality management. Next, 86. Historical cost method was introduced by.
तो यहाँ पे बात की जा रही है मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ एचआरए। तो मेथड्स ऑफ एचआरए अगर देखेंगे तो टोटल मेनली 3 अप्रोच है एचआरए के। तो जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, जिसे विलियम सी पायल ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा अप्रोच है वह रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, जिसे फ्लैमपोल्स ने दिया था। और जो तीसरा अप्रोच है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, जिसे कि कीमन एंड जोन्स ने दिया था। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC was formed in 1947. वेरी इजी, सारे ट्रेड यूनियन, उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन और उसके फाउंडर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट आर द स्टाफिंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्टली कंसर्न विद। स्टाफिंग ऑब्जेक्टिव, एज एन HR मैनेजर आप अगर स्टाफिंग कर रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, गेटिंग राइट पीपल. If you have right people, then the job will be completed automatically, work will be done on time automatically. You have to just get the right people. Question number 89, who are the 3 actors that industrial relation in India revolve around? 3 एक्टर है जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन रिवॉल्व अराउंड करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर, वर्कर, ट्रेड यूनियन और उसके साथ गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, तो वर्कर के साथ वर्कर, उनके रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, यस। बाईपार्टिज्म, ट्राईपार्टिज्म, ये सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं लोग के अराउंड बना है। व्हाट इज वर्कफोर्स प्लानिंग? वर्कफोर्स प्लानिंग इज right kind of labor at right time at right place. और workforce है तो we have to ensure that they are motivated and they are nurtured enough that we are able to retain them as well. तो we are controlling the quality and quantity of labor. ये सारा चीज, बाकी सारा अगर आप मीनिंग समझ रहे हो, अगर आप डेफिनेशन समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो, बेसिक समझ रहे हो, तो इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. Which of the following are 4 important tasks of appreciative inquiry 4D cycle? देखिए यहाँ पर एक इंक्वायरी की बात की गई है, appreciative inquiry 4D cycle. ये क्या होता है? इसमें 4 स्टेप होते हैं, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन और डेस्टिनी. तो ये एक आइडिया है जो कि बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस डायरेक्शन में स्टडी करता है उसी डायरेक्शन में इवॉल्व करता है, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का इवॉल्व कैसे होगा, किधर होगा, ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में इवॉल्व होगा, तो जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहा है उसी डायरेक्शन में इवॉल्व होगा. सो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी एम्फसाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के थिंकिंग पे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोटेंशियल है उस पे, ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज स्टडी कर रहा है, किस चीज पे फोकस कर रहा है, ताकि उसी से ऑर्गेनाइजेशन के इवोल्यूशन का डायरेक्शन मिल सके. तो सबसे पहले डिस्कवरी की जाती है कि थीम डिटेक्ट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एंटिटीज है, रिसोर्स है, एट्रीब्यूट्स है, वो कैसे हैं, किस तरह के हैं और उनका ओवरऑल वर्किंग स्टाइल, उनका थिंकिंग स्टाइल कैसा है. उसके बाद उनका उन सब जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका ड्रीम, दैट इज जितने भी लोग हैं उनका लाइफ, उनका वर्क, उनका एम्बिशन, उनका रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो वो सारा ड्रीम में जाता है. और फिर डिजाइन फेज है, तो डिजाइन फेज में सारे आइडियाज को जितने भी लोग हैं उनके क्या क्या जो भी उन्होंने ड्रीम किया है उनके कितने आइडियाज इम्प्लीमेंटेबल है, कितने जो आइडियाज उसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है टू मेक देयर ड्रीम्स रियल. एंड अकॉर्डिंगली जिस तरह भी हम डिजाइन करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन की डेस्टिनी बनाता है. मतलब लोग जैसे हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो ड्रीम है, ड्रीम को वो लोग कैसे डिजाइन करते हैं, उस तरफ ऑर्गेनाइजेशन की डेस्टिनी जाएगी. ये एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का 4D साइकिल है. Which of the following hypothesis has been proposed by Diarco, Silva, Avale? तो कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं. ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने बहुत ही कम सुना है, तो बाय पार्टिज्म इसका आंसर होगा. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इन केस दिस कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम इंडिविजुअल को स्टडी कर सकें इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग और इंडिविजुअल के ग्रुप को भी स्टडी कर सके इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, उनके बिहेवियर को मोल्ड कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, इंप्रूव कर सके. दैट्स इट. तो ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, सोसाइटी नो, मैनेजमेंट बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नहीं, ह्यूमन बिहेवियर एट ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क को स्टडी करते हैं. HRM is concerned with dash where HRD is concerned with. We have discussed a lot in our session all these things. So HRM is concerned with
protecting the vulnerable employees, motivating the employees, providing opportunity to them, incentivizing them, making them belong to the organization. So understanding the workforce to provide a proper leadership and guidance. लेकिन HRD क्या है? HRD में हम हर एक पर्सन को उसके 100% एफिशिएंट 100% कैपेबिलिटी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. हर एक पर्सन के बिलीफ, थॉट और ओपिनियंस को भी मोल्ड करते हैं ताकि वो अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करे, साथ ही साथ उनकी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करते हैं. तो क्रिएटिंग क्लाइमेट ऑफ कल्चर, तो HRD में हम इतना कुछ क्यों करते हैं? ताकि हम एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर डेवलप कर सके जहाँ पे हमारे लोग बिल्कुल 100% एफिशिएंसी से काम करें. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 95. When the lockout is declared in contravention of provision of section 22 and 23, it is declared. यहाँ पे आईडी एक्ट के डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. जनरली आईडी एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, इनमें से किसी भी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है. तो आईडी एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट का आपको हमेशा ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा. देयर इज नो अदर वे. ओके, तो जो सेक्शन 27 है आईडी एक्ट का जो सेक्शन 27 की अगर बात करें तो ये पेनाल्टीज में है. आईडी एक्ट में पेनाल्टीज सेक्शन 26 to 31 पेनाल्टीज की बात होती है, तो वो तो सेक्शन 27 में आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर और ये जो सेक्शन 27 है पर्टिकुलरली पेनाल्टीज फॉर इंस्टिगेटिंग लॉकआउट, इसकी बात करता है. फिर सेक्शन 24 हमें बताता है इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में. कब कब स्ट्राइक हमारे इलीगल है, कब कब लॉकआउट इलीगल है. तो लीगल बाय सेक्शन 24, इलीगल बाय सेक्शन 24. तो यहाँ पे भी सारे कुछ सही है. सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग कब लीगल होगा, 24 के अकॉर्डिंग कब लीगल होगा, 24 के अकॉर्डिंग कब इलीगल होगा, सारा कुछ पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 96. एज पर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वेजेस नीड टू बी पेड टू एम्प्लॉइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे. अगर एम्प्लॉइज की संख्या लेस देन 1000 है और अगर मोर देन और इक्वल टू 1000 है तो 10th डे होगा. और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है. मेरे वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. और उसमें क्लियरली मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 5 टाइम ऑफ वेज पेमेंट है. सेक्शन 3, 4, 5, 6 काफी ज्यादा आसान है, इसमें सेक्शंस को याद रखना. 3, 4, 5 सेक्शन 3 एज आई कैन रिकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है. सेक्शन 4 फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड है 1 month और फोर्टनाइटली. सेक्शन 5 टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है. सेक्शन 6 मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है कि जो पेमेंट की जाएगी वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी या कैश से की जाएगी. और सेक्शन 7 to सेक्शन 13 डिडक्शन की बात की जाती है. और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इतने से ही सॉल्व हो जाते हैं जितने कि मैंने आपको बताया. सेक्शन 4 to सेक्शन 13 तक आप चीजें याद रखेंगे. 90% ऑफ द टाइम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के क्वेश्चन वहां से ही सॉल्व हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 97. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली अप्लाइंग नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ डिसीजन मेकिंग to current and future making activities. Knowledge management discussed in class. Same question. तो current और future decision making में नॉलेज को अप्लाई करना. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोई विंटेज एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहा है तो उसके पास काफी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, काफी सारे आइडियाज होते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कैसा वर्क करना चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए. एंड वेरी वेरी so much of knowledge he has. So when he's leaving the organization, he or she is requested to provide or write that kind of knowledge in some folder so that it can be used by present employees or future employees so that his knowledge is not wastage. तो वो हो जाता है knowledge management. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 98. इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ फैक्ट्री मींस सेक्शन 2M में फैक्ट्री का डेफिनेशन है कि विदाउट द एड ऑफ पावर 20 पीपल एंड विद द एड ऑफ पावर 10 और मोर पीपल. तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे पावर तो नहीं लिखा है लेकिन 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है, बट पावर तो नहीं लिखा है. तो यहाँ पे 10 और मोर क्या हुआ है. तो खैर ठीक है, जो भी है आपको समझ में आना चाहिए, फैक्ट्री के डेफिनेशंस पता होना चाहिए. सेक्शन 2M में क्वेश्चन नंबर 99. व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन व्हिच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, है ना. अगेन स्टिक टू बेसिक. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन बाय रॉबर्ट हॉक्सी. कौन कौन से थे? रिवॉल्यूशनरी, प्रेडेटरी, डिपेंडेंट, फ्रेंडली और अपलिफ्ट.
बिजनेस यूनियनिज्म, जिसे हम ब्रेड और बटर ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। तो ऑन द बेस्ट ऑफ पर्पस में जो 5 ट्रेड यूनियन है उसमें सिर्फ एक ही मैच कर रहा है यहाँ पे, रिवॉल्यूशनरी यूनियन, तो वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो एसेंस क्या है, ह्यूमन इटसेल्फ, है ना, ह्यूमन इटसेल्फ, जो भी एम्प्लॉय है आपके पास, आपको उन्हें डेवलप करना है टू सो दैट इट कैन वर्क टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। तो वो ह्यूमन कोर ही HRD का एसेंस हो जाएगा। इंडिविजुअल स्किल्स, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन रिसोर्स, ये सारे बैक सीट पे आ जाते हैं। This should be our answer. Okay. Yeah. So next question number 101 to 150 I'll be solving in next session. Hope you like this video. और आपको यहाँ से insight मिली कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए. And again I will say stick to basics, read everything in the syllabus and learn legislations also. IDF के काफी सारे questions आए हैं और further बाकी questions हम लोग कल discuss करेंगे. Yeah. So I will be ending the session now. Thank you all for your time. Yes. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.